बायोफिल्टर। फिल्टर शब्द हम सब समझते हैं गंदगी को साफ करने वाला। बायो है यानी इसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट का इस्तेमाल है। जैव उपचार, जो कि यूपीएससी के सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं और आने वाले सालों में भी हमें देखने को मिलेंगे। पहले वाली स्पाइडरमैन मूवी में आपने क्या देखा कि स्पाइडरमैन जो कि लैब जाते हैं और उनको एक मकड़ी काट लेती है। मकड़ी के काटने से उनके जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, यानी मकड़ी का जीन इंसान के जीन में शामिल हो जाता है और इंसान के शरीर में मकड़ी जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। यूपीएससी ने इस पर भी सवाल बनाया है। बीटी कॉटन पे तो कई बार बनाया है और इस पर भी खूब बनाए हैं सवाल। तो जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीन आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो बनने वाली फसल ट्रांसजेनिक होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। आज हम अपनी प्रज्ञान सीरीज के इस अगले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के आखिरी भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक जो रहेगा वो बायोटेक्नोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोगों पर आधारित है। यूपीएससी के सबसे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक बायोटेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी में इसके अनुप्रयोग हमेशा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, फसलों के बारे में बात करेंगे। बीटी कॉटन, जो कि भारत की एकमात्र व्यावसायिक जीएम क्रॉप है, यानी कि वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाया है, लेकिन भारत ने अभी तक एकमात्र क्रॉप को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अपनाया है और वो आपका बीटी कॉटन है। हम इस पर बात करेंगे। जीएम सरसों, ये भारत के द्वारा ही निर्मित की गई एक फसल है, अनुवांशिक परिवर्धित फसल, लेकिन अभी तक भारत ने इसको खुद अपनाया नहीं है, यानी DMH11 अंडर ट्रायल में है। भारत में जीएम फसलों का नियामक ढांचा यानी कैसा नियम है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इसका नियमन करती हैं। जैव उपचार, जो कि यूपीएससी के सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं और आने वाले सालों में भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऑयल ज़ैपर आता है, फिर आता है बायोफिल्टर। ये नवीनतम तकनीकें हैं बायोफिल्टर की, और अन्य जैव उपचार तकनीकों पर बात करेंगे जो कि आधुनिक समय की सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ करंट अफेयर्स के मिले जुले भागों के रूप में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहली बात। आखिर हमारे सामने पहला शब्द आता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। तो देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो कहती है कि हम किसी भी सजीव के, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, अगर हम उसके डीएनए या जीनोम में परिवर्तन करें, यानी जीन मैनिपुलेशन करें, तो जीनों में परिवर्तन के बाद हम नए गुणों का विकास कर सकते हैं। नए गुणों के विकास के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि नए गुणों के विकास के लिए हमें डीएनए में बदलाव करने होते हैं। पहला तरीका कहता है कि डीएनए है जिसमें बहुत सारे जीन्स उपस्थित हैं। आप सभी लोग जानते हैं डीएनए का एक ऐसा खंड जिसमें कोई गुण उपस्थित होता है उसे जीन कहते हैं। अगर हमें गुण में परिवर्तन करना है तो जीन बदलना होता है। पहला तरीका, खराब जीन को काटकर हटा देना। दूसरा तरीका, बाहर से किसी जीन को लाकर जोड़ देना और नए गुण का विकास कर लेना। और तीसरा, जीन बाहर से लाएं लेकिन समान स्पीसीज से, यानी उसी प्रजाति से या किसी दूसरी प्रजाति से। अगर हम मानव का मानव में, डॉग का डॉग में, सरसों के पौधे का सरसों में समान प्रजाति में बदलाव करें, ये भी अनुवांशिक परिवर्धन है। लेकिन जंतु का जीन पौधे में डाल दें, ये भी अनुवांशिक परिवर्धन है। इन सभी तकनीकों को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार जिस फसल या जिस जंतु का जीनोम परिवर्तित कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं अनुवांशिक परिवर्धित, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फसलों के बारे में। ऐसा क्यों? जंतुओं में भी संभव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, कहा गया कि किसी एक प्रजाति के जीन को लाकर दूसरी प्रजाति में डाल दो तो गुण नए परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि जो जीन लाओगे वो किसी गुण को ही तो लेकर आएगा। तो किसी सजीव में हमें कोई गुण विकसित करना है, चाहे वो जंतु हो या पौधा, बाहर से जीन ले आओ। जैसे आपने अपने स्कूल में या बाद में कहीं, यानी स्कूल टाइम में या बाद में कभी आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी। बाद वाली नहीं, पहले वाली स्पाइडरमैन। और पहले वाली स्पाइडरमैन मूवी में आपने क्या देखा
कि स्पाइडरमैन जो कि लैब जाते हैं और उनको एक मकड़ी काट लेती है। मकड़ी के काटने से उनके जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, यानी मकड़ी का जीन इंसान के जीन में शामिल हो जाता है और इंसान के शरीर में मकड़ी जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। यही तो स्पाइडरमैन है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी इस बात को अलाउ करती है कि तुम मकड़ी के जीन को लाओ और इंसान की बॉडी में डाल दो, स्पाइडरमैन बना दो। लेकिन सवाल यह है कि स्पाइडरमैन बनाना क्या मानवता, मानव प्रजाति या वैश्विक स्थिति पर किसी भी चीज के लिए बेहतर होगा? कभी बेहतर नहीं होगा, खराबी होगा। ये मानवता के लिए बेहतर तो नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि इंसानों में इस तरह के परिवर्तन करना कभी उत्तम या बेहतर तो नहीं माना जाता। चलो दूसरा उदाहरण ले लो। आप लोगों ने एक्स-मैन मूवी को देखा होगा। तो एक्स-मैन मूवी में बहुत सारे लोग हैं। कोई अपना फेस बदल सकता है, कोई कहीं से गायब होता है, कहीं पे आ जाता है, कोई किसी का माइंड पढ़ पा रहा है। तो ये एक्स-मैन मूवी में ये सारे लोग जो हैं, ये कौन है? इन्हें हम कहते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब क्या है? इनमें म्यूटेशन हुआ है, यानी इनका डीएनए परिवर्तित हुआ है। ये भी तो म्यूटेंट्स हैं। ऐसे ही आपने इंडिया के सुपर हीरो क्रिश की मूवी देखी होगी और आपने पिछले क्रिश के पार्ट में देखा होगा कि आपके विवेक ओबरॉय जिस लैब में बैठे हुए थे, वहां पे वो इंसान और जंतु के जीन को मिलाकर नए नए इंसान बना रहे थे, जिनमें जंतुओं जैसे गुण हैं। और उन्होंने क्या नाम दिया था? मानवर का नाम दिया था। मानवर का मतलब क्या होता है? मानव और जानवर के जीन को मिला दिया। लेकिन ये सब मानव की प्रजातियों के भविष्य और मानवता के लिए कहीं से भी बेहतर तो नहीं होगा। और यही वजह है कि विश्व जगत में किसी भी देश या किसी भी संस्था के द्वारा मानव के जीन में इस प्रकार के परिवर्तन करना बैन रखा गया है। और यहाँ पर बात केवल एक मानव की नहीं, सभी जंतुओं की होने वाली है। तो मानव और जंतु दोनों के संबंध में यही कहानी है, यानी ये बैन रखा गया है। इसीलिए जिस पर हम परिवर्तन दुनिया में करते हैं वो फसलें हैं। तो दुनिया में जो उदाहरण है वो फसलों के ही होते हैं। ठीक है, फसलों में हम मनचाहे परिवर्तन करते हैं, जिससे कि हमारे लिए भोजन की उपलब्धता या पोषक तत्वों की उपयोगिता या हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम थोड़ा बेहतर हो पाए। जैसे कि लिखा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वे पौधे होते हैं जिनके डीएनए में आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से वांछित गुण को जोड़ दिया जाता है। यानी बाहर से कोई जीन लाओ, प्लांट में जोड़ दो और नया गुण बना दो। इसी को कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड परिवर्तन। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले हम फसलों में क्या विकसित कर सकते हैं? इंसेक्ट रेसिस्टेंट, कीट के प्रति प्रतिरोध। आपका जो बीटी कॉटन है वो एक ऐसी फसल है जो कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी है। यानी एक फसल जिस पर कीड़ों का अटैक होता है, फसल की उत्पादकता घट जाती है, खराब हो जाती है। क्यों ना उसमें एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर दी जाए कि या तो कीड़ा आए नहीं, और अगर आए तो खाते ही मर जाए, लेकिन उत्पादकता को प्रभावित ना करे। इस प्रकार की फसलों में हमने बीटी कॉटन का उत्पादन किया है, आगे हम बात भी करेंगे। इसके बाद आता है शाकनाशी सहनशीलता, हर्बिसाइड टॉलरेंस। भारत में जो DMH11 बनाया गया है वो इसी का उदाहरण है। आप जानते हैं कि भारत के कृषि सिस्टम में एक खास बात है कि जब भी हम खेतों में कोई फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाती है। ये खरपतवार घास के रूप में होती है, लेकिन खूब सारी पूरी जमीन को ढक लेती है और खूब उग जाती है। अब जरा सोचिए, जिस जमीन पर आपने फसल लगाई है वो फसल जमीन से ही तो पोषक पदार्थ को खींचेगी, लेकिन अगर उसी जमीन पर बहुत सारी खरपतवार घास फूस उग जाएगी तो वो भी तो पोषक तत्वों को खींच लेगी। और यही वजह है कि अगर किसी फसल में खरपतवार बहुत ज्यादा उग जाए तो फिर वहां पर पोषक तत्वों की कमी या उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है। तो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में यह बात जरूरी है कि हमें खरपतवार के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। इनको हम कहते हैं वीड्स, और इसीलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है वीड मैनेजमेंट करना जरूरी है। बिना वीड मैनेजमेंट के फसल की उत्पादकता कभी बेहतर नहीं हो सकती, तो हमें करना ही पड़ता है वीड मैनेजमेंट। कहेंगे कैसे करेंगे? तो वीड मैनेजमेंट का एक सिंपल सा तरीका है। एक रसायन आता है जिसको हम कहते हैं एग्रोकेमिकल, यानी रासायनिक पदार्थ है जो कि कृषि में उपयोग होता है, वीडीसाइड, यानी कि खरपतवार नाशी। अब हम उसको वीडीसाइड बोलें या हर्बिसाइड बोल रहे, दोनों एक ही बात है। और इसका छिड़काव कर दिया जाता है। ये छिड़काव हमारे मुख्य फसल के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल वीड्स को मारता है। लेकिन सरसों एकमात्र ऐसी फसल है, यानी कि जब हम उपयोग करते हैं इस वीडीसाइड का यानी कि हर्बिसाइड का, तो ये मुख्य पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका नाम है ग्लूफोसाइनेट। अमेरिका ने इसको डेवलप किया है।
तो ग्लूफोसाइनेट का छिड़काव करो, बहुत बढ़िया केमिकल है, कोई नुकसान नहीं, ना तो किसान को दिक्कत, ना तो इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत, ना तो जमीन को कोई दिक्कत, मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं, और मेन पौधा भी बच जाता है, केवल खरपतवार मरती है। बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन दिक्कत आती है तब जब ये बात सरसों के पौधे में आती है। जब भी आप सरसों का पौधा उगाते हैं तो खरपतवार नाशी उगेगा, खरपतवार उगेगा, और उसे मारने के लिए जब आप खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे तो ये खरपतवार को भी मार देगा और ये पौधे को भी मार देगा, यानी सरसों को भी मार देगा। और यही वजह है कि हमें सरसों की एक ऐसी वैरायटी चाहिए थी जो खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधी हो, यानी खरपतवार नाशी का छिड़काव करें तो खरपतवार तो मर जाए लेकिन पौधा बच जाए। और यही है आपका हर्बिसाइड टॉलरेंट, जिसका उदाहरण है DMH11। आगे देखते हैं अधिक उत्पादकता, हायर यील्ड, यानी हमें उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता है, और जैविक तनाव सहनशीलता जैसे कि सूखा, लवणता इत्यादि के प्रति पौधों को मजबूत बनाना है। अगर सूखा पड़ जाए तो पौधा जल्दी खराब ना हो, अगर मिट्टी या पानी में नमक की मात्रा या खनिज की मात्रा ज़्यादा हो तो इससे पौधे को नुकसान जल्दी ना हो। इस तरह का प्रतिरोध हम उत्पन्न कर सकते हैं फसलों में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से, यानी कि आनुवंशिक परिवर्धन से। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कैसी होती हैं। तो देखो कैसे बनाई जाती हैं, प्रक्रिया को समझते हैं। लिखा गया है कि इच्छित गुण वाले जीन की पहचान, यानी हमें जिस प्रकार का गुण विकसित करना है फसल में, पहले उस जीन की पहचान करें कि कहाँ मिलेगा, फिर उस जीन को अलग करना और प्रयोगशाला में तैयार करना है, यानी जहां वो जीन मिले वहां से काटकर उसको ले आना है। इसके बाद इस जीन को फसल के डीएनए में डाल देना है, फसल के डीएनए में जोड़ देना है, परिवर्तित कोशिकाओं को पौधों के रूप में विकसित करना है, यानी अब उसी से नया पौधा बनाना है, और इस पौधे की जांच को करने के बाद खेत में इसको उगा लेना है। ये पौधा नए गुण के साथ विकसित हो जाएगा। क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आप कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी फसल बना सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि अगर कीट आएगा ही नहीं या खाते ही मर जाएगा तो हमें केमिकल इंसेक्टिसाइडर नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि रसायन जब आप डालते हैं तो उससे खेती को नुकसान होता है, फसल को नुकसान होता है, किसान के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। लेकिन इन सब से हम बच जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर कीड़े फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हमें उत्पादकता में वृद्धि भी तो देखने को मिलेगी। यह भी इसका बड़ा फायदा है। साथ ही साथ रोगों के प्रति प्रतिरोध, ऐसी फसलें जिनमें रोग ना हो, परिवर्तनशील मौसम और सूखे के प्रति सहनशीलता, यानी पौधे ज्यादा मजबूती से खड़े रह पाएं अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा अपोजिट भी हो जाता है तो, और साथ ही साथ पोषक तत्वों में सुधार। इस पोषक तत्वों में सुधार को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है किसी भी फसल में पोषक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देना। जैसे कि आपने सुना होगा गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस चावल की वो वैरायटी है जिसमें विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया है, तो इसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसके उदाहरण में कौन कौन आता है? तो भारत में जिसे अपनाया गया है वो है आपका बीटी कपास। ये भारत में उत्पादित है, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी है, इसमें कीड़े नहीं लगते। आज के समय में 95% से ज़्यादा जो कृषि हम कर रहे हैं कपास की, उसमें इसी का उपयोग होता है। और इस बीटी कॉटन को अमेरिका ने विकसित किया है, हम आगे बात करेंगे इसकी। इसके बाद दूसरा आता है बीटी बैंगन, यानी एक ऐसा बैंगन जिसमें कीड़े ना लगें, क्योंकि बैंगन में कीड़े बहुत होते हैं, लेकिन हमने बना लिया बीटी बैंगन। गोल्डन राइस, जिसमें हमने विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया है। इसके बाद लिखा है हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन। सोयाबीन की ऐसी वैरायटी जिसमें खरपतवार नाशी का प्रभाव ना पड़े, हमने वो भी विकसित किया है। पपीता विकसित किया है जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी है, और मकई यानी भुट्टे की प्रजातियां विकसित की हैं जो कि कीड़ों के लिए प्रतिरोधी हैं। इन सभी का विकास किया गया है। आखिर इन सभी के लिए कौन कौन सी नियामक संस्थाएं हैं और इनको कैसे उपयोग किया जाता है? तो देखो, एक बात तो तय है, हमने एक फसल बनाई जिसमें हमने किसी दूसरी प्रजाति का जीन लेकर आए हैं। यहाँ एक समस्या है, फसल खुले वायुमंडल में होती है, उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, और यही वजह है कि अगर आपने किसी पौधे में किसी दूसरी प्रजाति का जीन लाकर डाला है तो ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक क्रियाओं जैसे कि पॉलिनेशन यानी कि परागण जैसी क्रियाओं की वजह से ये जीन एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे में चला जाए, जिसके दुष्प्रभाव पूरी बायोडायवर्सिटी पर देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि इसी जीन की उपस्थिति के कारण
जिस कीड़े के प्रति हमने प्रतिरोध विकसित किया वो तो फायदे का है, लेकिन अन्य कीड़ों को भी नुकसान पहुंचा दे। और प्रकृति में कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, यानी ये जरूरी भी होते हैं। यानी कि अगर ये जीन है तो जीन की उपस्थिति फायदेमंद तो है लेकिन नुकसान भी दे सकती है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आनुवांशिक परिवर्धित फसल का विकास किया जाए उसके फील्ड ट्रायल को पूरा किया जाए, रिस्क असेसमेंट को देखा जाए, क्या खतरे हैं पहले उसे नापा जाए। इसीलिए कहा गया कि अगर जीएम फसलों की सुरक्षा और कठोरता की वैज्ञानिक जांच जरूरी है, इन्हें पर्यावरण, मानव के स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए परखने के बाद ही लागू किया जा सकता है कि इसके कोई दुष्प्रभाव ना हो। भारत में इस काम के लिए एक संस्था काम करती है जिसको हम GEAC कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसके द्वारा ही मंजूरी दी जाती है कि कौन सी फसल सुरक्षित है और कौन सी फसल सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ सही उपयोग और प्रबंधन से जीएम फसलें सुरक्षित और लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन प्रबंधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी पॉइंट को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे सामने बीटी कपास। चूंकि भारत में एकमात्र फसल है जिसका व्यावसायिक उत्पादन होता है तो यह भारत के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कौन सा जीन लेकर आए हैं, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बैसिलस थूरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है और इसी बैसिलस थूरिनजेनेसिस को शॉर्ट फॉर्म में हम बीटी कहते हैं। इसी बीटी वर्ड को यहाँ पर उपयोग किया गया है जिसको आप बीटी कॉटन कहते हैं। तो यहां से हमने जीन निकाला है। कौन सा जीन निकाला है, तो यहां पर मुख्य रूप से हमने 2 जीन का उपयोग किया है। यहां से हमने 2 जीन निकाले हैं। एक जीन का नाम है CRY1AC और दूसरे जीन का नाम है CRY2AB। यहां पर ये जो क्राई शब्द है इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन जीन। तो हमने इस बैक्टीरिया से ये 2 जीन निकाले हैं जिसको कॉटन में डाला है और ये दोनों ने मिलकर बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म नाम के कीड़ों के प्रति इसे सुरक्षित रखा है। कॉटन की फसल में जो कीड़ा अटैक करता है वो बॉलवर्म है। एक का नाम बॉलवर्म है और एक का नाम पिंक बॉलवर्म है। दोनों के प्रति प्रतिरोध विकसित करना जरूरी था क्योंकि ये इतना भयंकर अटैक करते हैं कि कॉटन का पूरा उत्पादन ही गिर जाता है और इसीलिए इस फसल को विकसित किया गया है CRY1AC और CRY2AB के नाम से। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि बीटी जो है यानी कि वो विष के रूप में काम करता है, टॉक्सिन के रूप में ये उत्पन्न करता है जो बॉलवर्म नाम के कीड़ों को नष्ट कर देती है। यानी इस जीन की उपस्थिति से एक ऐसा टॉक्सिन बनता है, जहरीला पदार्थ बनता है, जैसे ही बॉलवर्म आके अटैक करेगा, खाएगा, खाते ही उसके शरीर में जहर बनेगा और वो मर जाएगा। दोबारा अटैक ही नहीं होगा तो हमारी फसल सुरक्षित रह जाती है, उत्पादकता बच जाती है। भारत में इसकी उत्पादन की शुरुआत जो है 2002 में की गई, यानी भारत ने इसे 2002 में अपनाया था। और कौन सी वो संस्था है जो इसका अनुमोदन करती है, तो GEAC का नाम याद रखना है। UPSC ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन बना चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, अब यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। खास बात यह है कि केवल बॉलवर्म पर प्रभावी सभी कीड़ों पर नहीं, यानी कि हमने इस फसल को केवल बॉलवर्म के प्रतिरोधी बनाया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बॉलवर्म ही है जो उत्पादकता को खराब कर रहा था, लेकिन सभी कीड़ों के लिए इस पर रोध नहीं है। यह अच्छी बात है। प्रारंभिक वर्षों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम हो गया है क्योंकि पहले हम कीड़े मारने के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइडर का यूज करते थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे, अब उनका उपयोग नहीं करना पड़ता। भारत विश्व के सबसे बड़े बीटी कपास उत्पादकों में से एक है। जैसा कि मैंने कहा, कुल उत्पादन का 95% बीटी कॉटन ही होता है। बीटी कपास स्टेराइल नहीं होते, यानी इसके संकरण हाइब्रिड होने के कारण किसानों को प्रतिवर्ष नए बीज खरीदने पड़ते हैं। ये इसके साथ एक समस्या है। ऐसी समस्या क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इसको बनाया किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है मॉन्सेंटो। तो मॉन्सेंटो अमेरिका ने इसको बनाया है जिसका नाम है बीटी कॉटन। तो इन्होंने जिसको विकसित किया है वो बीटी कॉटन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बीटी कॉटन को एक बार उगाने के बाद इसी के बीज दोबारा उपयोग कर लेते हम, तो फिर हम बार बार खरीदते ही क्यों? और अगर खरीदेंगे नहीं तो अमेरिका का फायदा क्या होगा? इसीलिए अमेरिका ने इसको स्टेराइल नहीं बनाया है, यानी कि इसके संकरण हाइब्रिड होने के कारण
किसानों को प्रतिवर्ष नए बीज खरीदने पड़ेंगे, तभी तो पैसा जाएगा अमेरिका के पास, यानी कोई चीज़ बेची जाएगी, फायदा तभी तो होगा। और इसीलिए इसको हर साल खरीदना पड़ता है, ये इसका नुकसान है। लेकिन जहां एक तरफ उत्पादकता बिल्कुल गिर रही थी, उसकी तुलना में तो ये बेहतर है। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने बनाया है, मॉन्सेंटो ने बनाया है, तो ये इंडिया में बिकता कैसे है? इंडिया में एक कंपनी है जो इनकी सहायता करती है, और इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है महाइको। महाइको, तो महाइको इंडिया की कंपनी है, और यही कंपनी इंडिया में इसको बेचने का काम करती है। तो दोनों के बीच एक जॉइंट वेंचर है। महाइको इंडिया में इसे बेचता है, लेकिन बेचा जाने का नाम बदल दिया गया है। उसे हम बीटी कॉटन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं बॉलगार्ड। उसे हम कहते हैं बॉलगार्ड, और बॉलगार्ड की दो प्रजातियां हैं, 1 और 2। अब ये बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 क्या है भाई? तो देखो, जिस बॉलगार्ड में हमने केवल एक जीन लगाया है जिसका नाम है क्राई1AC, वो है बॉलगार्ड 1। लेकिन जब हम बॉलगार्ड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्राई1AC और साथ में 2AB दोनों जीन लगे हुए हैं। तो जिसमें दोनों जीन लगे हैं वो 2 है, जिसमें एक जीन लगा है वो क्राई1AC है। तो क्राई1AC और क्राई2AB ये दो जीन लगाकर बनाए, तो भारत में ये बॉलगार्ड के नाम से बेचा जाता है। महाइको इसको बेचने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी खास बात। समस्याओं और चिंताओं की बात करें तो द्वितीयक कीट जैसे कि व्हाइट फ्लाई और एफिड आदि का प्रकोप है। यानी कि चलो बॉलवर्म के प्रति ये प्रतिरोधी बन गई है, लेकिन ये व्हाइट फ्लाई इस पर अटैक कर रहा है और एरिड भी इस पर अटैक कर रहा है। इन दोनों के प्रति तो इसमें प्रतिरोध विकसित हुआ नहीं है। ऐसे ही बॉलवर्म में बीटी प्रतिरोध विकसित होना, यानी कि बॉलवर्म पहले तो मर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपने अंदर उत्परिवर्तन करने शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले बॉलवर्म अटैक कर रहा था, हमने उसे बचा लिया बॉलगार्ड 1 से केवल एक जीन लगाकर, लेकिन बाद में पिंक बॉलवर्म आ गया और वो अटैक करने लगा तो हमें दूसरा जीन लगाना पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे बॉलवर्म अब और विकसित हो रहा है, और कल को ऐसी भी फसल आएगी जिस पर इसका असर नहीं होगा, यानी फिर से हमें कोई नया जीन जोड़ना पड़ेगा। ये बीज थोड़े से महंगे हैं तथा किसानों की समस्याओं को लेकर इसकी बहस हमेशा होती है, क्योंकि हर बार नए बीज खरीदना किसान के खर्च को बढ़ाता है, और ज़रूरी तो नहीं है कि कॉटन से उतनी उत्पादकता या उतना पैसा किसान अर्न कर पाए। तो ये भी एक मुश्किल की बात है। आगे देखते हैं बीटी कपास को स्पेशली। तो हम लोगों ने इसके बारे में चीज़ें देख ली हैं कि बीटी कपास जो है वो एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है, जिसमें बैसिलस थुरिएंजेनेसिस नामक मिट्टी के बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है। तो ये बीटी जो बैक्टीरिया है ना, वो सॉइल बैक्टीरिया है, मिट्टी में मिलता है। यह कपास की फसलों को कीड़ों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। क्या विशेषता है? बीटी जीन, जिसको क्राई जीन कहते हैं, पौधों के जीनोम में डाला गया है। यह पौधा स्वयं को कीटनाशक प्रोटीन बीटी प्रोटीन बनाता है, जिससे ये बच जाते हैं। कीड़ों पर विशिष्ट प्रभाव डालता है, पौधे व मानव के लिए सुरक्षित होता है। इसके लाभ क्या हैं? कीट नियंत्रण में उपयोगी है, रासायनिक कीटनाशक का कम उपयोग है, उत्पादन और उपज में वृद्धि है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, किसानों की आय में वृद्धि में मदद मिलती है। बीटी कपास कैसे काम करता है? तो बीटी कपास का पत्ते खाने वाला कीट है जो आकर के पत्ते खा जाता है, और बीटी प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन इसके अंदर हमने डाल दिया है, जो कि एक ऐसे टॉक्सिक जहरीले पदार्थ को बनाता है कि जैसे ही खाएगा उस कीड़े की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पर दो तरह के जीन डाले गए हैं, क्राई1AC और क्राई2AB मुख्य रूप से डाले गए हैं, जो बैसिलस थुरिएंजेनेसिस से निकाले गए। भारत में 2000-2003 में इसको व्यावसायिक रूप से उत्पादन की उत्पादन की स्वीकृति मिल जाती है। भारतीय कपास क्षेत्र का 90% से भी अधिक हिस्सा, जैसे कि मैंने कहा 95% अभी उपयोग हो रहा है, और इससे पर्यावरण और जैव सुरक्षा मानक अनुमोदित किए जा चुके हैं। तो यह सुरक्षित भी है और उपयोगी भी है, यानी भारत में इसको अलाउ किया गया है GAC के द्वारा। ठीक है, तो यह है आपका पहला बीटी। अब आते हैं दूसरे पर, जिसका नाम है GM सरसों यानी GM मस्टर्ड। यूपीएससी ने इस पर भी सवाल बनाया है। बीटी कॉटन पे तो कई बार बनाया है और इस पर भी खूब बनाए हैं सवाल। यह है आपका GM मस्टर्ड, भारत में इसको बनाया गया है, और इसीलिए हम कहते हैं ये भारत की पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया नाम आ गया है, और वो है ट्रांसजेनिक।
सवाल यह है कि खाद्य शब्द का मतलब होता है खाने वाली, जैसे बीटी कॉटन खाई नहीं जाती है ना, वो भोजन के लिए नहीं है, लेकिन DMH11 चूंकि सरसों है तो ये खाई तो जाती है, तो ये है खाद्य फसल। लेकिन आखिर ट्रांसजेनिक शब्द का मतलब क्या है, याद रखेंगे। ट्रांसजेनिक शब्द का मतलब होता है, ट्रांसजेनिक शब्द का मतलब होता है दूसरी प्रजाति के जीन का प्रवेश, जीन का प्रवेश, ये बात यहां पर याद रखनी है। याद रखना है जैसे कोई एक पौधा है, जैसे कि ये हमारा सरसों का पौधा है, तो हमने सरसों के पौधे में बैक्टीरिया का जीन डाला है। जैसे कॉटन के पौधे में है तो ये पौधा, लेकिन जीन बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया हो गया दूसरी प्रजाति जंतु की, और ये है पौधा। वैसे ही यहां भी हमने बैक्टीरिया से ही डाला है। तो जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीन आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो बनने वाली फसल ट्रांसजेनिक होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के साथ कि समान प्रजाति के जीन का प्रवेश कराएं, ठीक है, तो क्या उत्पादित होगा। तो अगर समान प्रजाति का जीन होता है तो इससे जो बनता है उसको हम कहते हैं सिसजेनिक क्रॉप, इसको हम कहते हैं सिसजेनिक क्रॉप। तो सिस का मतलब होता है समान, ट्रांस का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। तो अगर इंसान का इंसान में, कॉटन का कॉटन में जीन बदलते तो सिसजेनिक होता। इसके उदाहरण ना के बराबर होते हैं, मुख्य हमारा ट्रांसजेनिक है। यानी ये बात आपको दर्शा रही कि बीटी कॉटन भी आपका ट्रांसजेनिक ही होता है। DMH11 भी ट्रांसजेनिक है। बनाया किसने, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति का योगदान बहुत फेमस है और उनका नाम है डॉक्टर दीपक पेंटल। तो ये डॉक्टर दीपक पेंटल साहब हैं जिनके अंडर में एक पूरी टीम काम करती है और उन्होंने ही इसको विकसित किया है। तो बेसिकली ये डॉक्टर दीपक पेंटल साहब जो हैं ये DU के यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं, और इन्हीं के निरंतर प्रयास और लंबे शोध के बाद, इनकी और इनकी टीम की मदद के बाद फाइनली हमने DMH11 को बनाया, ठीक है। तो DU ने बनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया, UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा और उसने सारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा और लिखा कि DMH11 का विकास पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया है। अब सोचिए जरा, पढ़ते पढ़ते बच्चे को सारी लाइनें तो ठीक मिल रही हैं और एक जगह पे लिखा था पंजाब यूनिवर्सिटी, कई लोगों ने उसको गलत कर दिया। तो याद रखना है किसने बनाया था, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया था। किसके अंडर में बनाया था, डॉक्टर दीपक पेंटल साहब के। यहां पर किस प्रकार के जीन का उपयोग किया गया है, तो यहां पर 3 प्रकार के जीन हैं। यहां पर आपको 2 ही नाम दिखाई दे रहे हैं, एक नाम लिखा गया है बार्नेज और दूसरा नाम है बारिस्टार। तो बार्नेज और बारिस्टार का उपयोग तो हुआ ही है, साथ में एक और जीन का उपयोग किया गया है जिसका नाम है बार जीन, यानी इसके साथ एक और जीन का उपयोग किया गया है जिसका नाम है बार जीन। तो बार जीन, बार्नेज जीन और बारिस्टार जीन का उपयोग किया गया है और इसके अनुसार अनुमानित उत्पादन क्षमता में 20 से 30% की वृद्धि होती है, यानी केवल इसके उपयोग से 30% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। प्रमुख बातें क्या हैं, ये जो GM सरसों है आपकी, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूफोसाइनेट का उपयोग होता है भारत में, जो कि बहुत बढ़िया केमिकल है क्योंकि फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन मस्टर्ड क्रॉप को मार देता है, तो उसके प्रति प्रतिरोधी है। वर्तमान स्वीकृति मुख्यतः बीज उत्पादन एवं परीक्षण के लिए है। पूरे देश में व्यावसायिक खेती के लिए अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी ये अंडर ट्रायल में है। भारत में अभी तक कोई भी GM खाद्य फसल व्यापक स्तर पर व्यावसायिक रूप से नहीं उगाई जाती। गोल्डन राइस भी भारत में नहीं उगाया जाता, यानी हमने बीटी कॉटन के अलावा कुछ भी नहीं अपनाया, खाद्य फसल के रूप में तो कुछ भी नहीं। चिंताएं क्या हैं, जैव विविधता एवं परागण करने वाले जीवों पर इसका प्रभाव, क्योंकि ये जो फसल है ये परागण करती है, वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वतः परागण है, स्वपरागण है, लेकिन फर्क तो पड़ता है कीड़ों पर जीन की वजह से। शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग का खतरा है, इसका उपयोग का खतरा भी बढ़ जाता है और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा संबंधित क्वेश्चन भी दिमाग में आते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि इसके फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं,
तो देखना होगा कि इन चिंताओं में हमें कितनी छूट मिल पाती है बाद में। अभी तक इसके रिजल्ट तो आए नहीं हैं। ये है आपके जीएम सरसों। तो जीएम सरसों जो है इसको हम कहते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। डीएमएच का मतलब होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, यानी ये एक हाइब्रिड फसल भी है। आनुवांशिक परिवर्धित तो है ही और हाइब्रिड भी है। तो डीएमएच 11 सरसों की एक ऐसी आनुवांशिक संशोधित फसल है जिसमें बैसिलस थूरिनजेनेसिस के जीन का उपयोग किया जाता है, यानी यहां पर भी हमने बीटी के जीन का ही उपयोग किया है। कीटों जैसे तना छेदक से प्राकृतिक सुरक्षा, उपज में वृद्धि, कीटनाशकों के उपयोग में कमी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। ये इसकी खास बात है। बेहतर तेल और गुणवत्ता और पोषक पदार्थ हैं, अधिक उपज देता है, किसान की आय में वृद्धि होती है और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ है। ठीक है, आगे आने वाले समय में हम इसको जरूर उपयोग करेंगे क्योंकि अभी ये ट्रायल में है, भारत में बनाया गया है, तो अनडाउटली आगे जाकर हमारे उपयोग में तो आएगा। ये आपके जीएम सरसों। अब आते हैं कि आखिर भारत में जीएम फसलों का ढांचा कैसे विकसित किया गया है, किस प्रकार इसके फील्ड ट्रायल और कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि आखिर आपने ये जो जीईएसी कमेटी को बनाया है ये किसके अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला निकाय है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित है। यूपीएससी ने जब ये सवाल पूछा था तो ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था, दोनों बातें बहुत जरूरी थी। ठीक है, कार्य क्या है इसका? तो इसका प्रमुख कार्य है कि जीएम फसलों के बड़े पैमाने के फील्ड ट्रायल की अनुमति को देना है, जीएम जीवों खासकर जीएमओस के पर्यावरणीय रिलीज को स्वीकृति प्रदान करना है अगर वो सुरक्षित पाई जाए, जैव सुरक्षा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन करना है और व्यवसायिक खेती की अनुमति देना या फिर उसको अस्वीकार कर देने की क्षमता जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी में अंतर्गत आती है। अन्य नियामक संस्थाओं की बात करें, आईबीएससी आता है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी आती है, यह प्रयोगशाला स्तर पर कार्य करने वाली कमेटी है। इसके बाद आता है आरसीजीएम यानी रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली नियामक संस्था है और राज्य सरकारें अपने राज्य में फील्ड ट्रायल की अनुमति या अस्वीकृति दे सकती हैं। राज्य सरकारों को भी इसके लिए पूरा हक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में जीएम फसलों का नियामक ढांचा, तो अभी हमने इसी बात को देखा। तो देखो, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, यानी कि आपका 1986 में आने वाला बायोडायवर्सिटी सेफ्टी लॉ आता है। जीईएसी का गठन और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के नियमन की वैधानिक आधारशिला रखी गई। 1989 में इसको लेकर के नियम बनाए गए, जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अंतर्गत जीएम फसलों के लिए नियम है। कार्टिजीना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2000 में आता है, जिसको कहा गया जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के सुरक्षित हस्तांतरण, उपयोग और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा का ढांचा 2007 में आता है। जैव सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश, प्रक्रियाएं और क्षमताओं का निर्माण किया गया है। जैव अधिनियम 1966 एवं अन्य संबंधित नियम भी इसके पंजीकरण, विपणन और लेबलिंग के लिए लागू किए गए हैं। अगर हम इन सभी के अनुमोदन की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला का अनुसंधान करते हैं, वहां सुरक्षित है तो फिर इसको एक सीमित यानी कि कंटेन्ड फील्ड ट्रायल, एक सीमित एरिया बंद क्षेत्र में फील्ड ट्रायल करते हैं। यहां सुरक्षित पाया जाए तो फिर इसके ओपन फील्ड ट्रायल कर दिए जाते हैं खुले में, और अगर ये सुरक्षित है तो पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में खुले वायुमंडल में हम इसको चेक करते हैं, और अगर ये सुरक्षित है तो फिर इसके व्यावसायिक अनुमोदन को प्रदान कर दिया जाता है कि आप इसको कॉमर्शियली कल्टिवलाइज कर सकते हैं। तो ये है इसकी अपनी कुछ संस्थाएं, ये सारी संस्थाओं के नाम हैं जिनको अभी हमने पीछे देख लिया है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं।
अब आते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बड़े ही खास उपयोगों में, और इसमें सबसे पहले आता है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन जैव उपचार। जैव उपचार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों, खास करके सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है और इनका उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों को अपघटित किया जाता है, विघटन किया जाता है और निष्कासित किया जाता है। तो बायो रेमेडिएशन क्या है? जैव उपचार एक ऐसी तकनीक है जिसमें पर्यावरण में मिलने वाले किसी भी प्रदूषक पदार्थ को सूक्ष्म जीवों की मदद से विघटित कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, समुद्रों में एक बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई है जो समुद्रों के पानी में उपस्थित प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहा है। यानी बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीव है। खराब किसको कर रहा है? डिकम्पोज किसको कर रहा है? विघटित किसको कर रहा है? प्लास्टिक को। ऐसे ही हम बहुत सारे उपचार कर सकते हैं पर्यावरण के प्रदूषण को घटाने के लिए। ये जैव उपचार है। क्या क्या करेंगे? अगर तेल का रिसाव हुआ है तो इसको समाप्त कर सकते हैं। किसी जगह पर भारी धातुएं जैसे कि मिट्टी में या पानी में अगर भारी और नुकसानदेह धातुएं हैं, उन्हें हटाना। कीटनाशक के प्रति सुरक्षा। औद्योगिक अपशिष्ट, फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को समाप्त करना। सीवेज और ठोस के अपशिष्ट को भी क्लीन करना। ये सब कुछ जैव उपचार की तकनीकें हैं। अगर आप इसके अंतर्गत देखें कि किसका उपयोग होता है, तो हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं और कवक का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया के रूप में स्यूडोमोनास का उपयोग होता है, बैसिलस का उपयोग होता है और एसिटिनोबैक्टर का उपयोग होता है। ये तीन सबसे प्रमुख हैं। कवक के रूप में एस्परजिलस का उपयोग होता है और पेनिसिलियम का उपयोग होता है। ये दोनों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एस्परजिलस से आपका अगार अगार मिलता है जिससे जैम और जेली बनता है। पेनिसिलियम से ही आपने पहली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई है। तो हम इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं कवक के रूप में। अन्य रूपों में शैवाल और साइनोबैक्टीरिया की सीमित भूमिका होती है, यानी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया कम रखते हैं लेकिन भूमिका में आते जरूर हैं। तो एल्गी का भी उपयोग है। कार्यविधि क्या है? सबसे पहले तो हमें सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को ऊर्जा के स्रोत, कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो प्रदूषक हैं उसे परिवर्तित कर देंगे CO2 में, H2O में, जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास में, या फिर हानि रहित लवण में। यानी कि हानि रहित मिनरल्स बदल दिए गए, बायोमास बना दिया गया, पानी बना दिया गया या CO2 बना दिया गया। तो अपघटित कर दिया इन सभी प्रारूपों में। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले देखते हैं कि जैव उपचार की तकनीक आखिर काम कैसे करती है। तो यहां पर लिखा गया है जैव उपचार क्या है? प्रदूषण से मुक्ति है और प्रकृति का तरीका है। सबसे पहले जैविक तकनीकों के द्वारा सूक्ष्म जीवों की पहचान, सूक्ष्म जीवों की शक्ति का उपयोग करना, हानि रहित प्रक्रिया है, यानी कि नेचर के लिए बिल्कुल सेफ है और पर्यावरण में सुधार कर रही है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति के प्रदूषकों का उपचार कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदूषक आते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में हम इनका उपयोग कर लेते हैं बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों का। कार्बन के रूप में बदल रहे हैं और पोषक तत्व का अवशोषण कर रहे हैं। उपयोग में आप तेल रिसाव है, भारी धातुएं हैं, कीटनाशक हैं, सीवेज या फिर ठोस अपशिष्ट पदार्थ है और हानि रहित उत्पादक में ये सब बदल दिया गया है। पानी में बदल दिया है, CO2 में बदल दिया है और इसी रूप में इनका हमने निष्कासन कर दिया है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आने वाले सबसे प्रमुख भाग हैं, यानी बायो रेमेडिएशन। देखो लिखा हुआ है बैसिलस है, एस्परजिलस है, स्यूडोमोनास है। इन्हीं का उपयोग हम कर रहे हैं इस विखंडन की तकनीक में। इसके अंतर्गत दो प्रकार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पर यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है और आगे भी बनाएगी, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आता है इन सीटू कंजर्वेशन। आप ये शब्द ज्यादातर पढ़ते होंगे इकोलॉजी के अंतर्गत। जब हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे ये नाम आता है इन सीटू और एक्स सीटू। बिल्कुल वही नाम, वही तकनीक और वही सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। जहां पर कभी भी अगर लिखा हो इन सीटू जैव उपचार, तो इसका मतलब होता है जहां पर प्रदूषण उपस्थित है वहीं पर उपचार, जहां प्रदूषक हैं वहीं पर उपचार। इसको कहते हैं इन सीटू। इसमें खुदाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जहां प्रदूषक है वहीं उपचार हो रहा है, हमें उसको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मिट्टी में तेल का रिसाव की सफाई या भूजल का शोधन। यानी मान लीजिए एक तेल का कंटेनर है और वो मिट्टी में फैल गया, तो सारा तेल नीचे चला जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगी।
उसका शोधन कर सकते हैं। भूजल शोधन, जमीन के नीचे जो पानी है उसमें कंटामिनेशन है, संक्रमण है, उसकी सफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले प्रदूषण के स्थान पर ही उपचार, यही तो इन सीटू है। इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह का उपयोग करते हैं, यानी बायो रेमेडिएशन की तकनीक को अपनाते हैं। खुदाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ये बात दोनों कॉमन ही लिखी हुई है। करेंगे कैसे? पहला, ये मिट्टी है और मिट्टी में तेल गिर गया है, यहाँ की मिट्टी प्रदूषक हो गई है, यानी मिट्टी में तेल का रिसाव की सफाई कैसे करेंगे? तो इसकी सफाई का तरीका है कि मिट्टी में तेल रिसाव की सफाई करना है। बैक्टीरिया की मदद से हम ये काम कर रहे हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास और बैसिलस का उपयोग किया जा रहा है। और ये करते क्या हैं? पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों का समावेश करते हैं और धीरे धीरे इसको विघटित कर देते हैं, यानी तेल साफ हो जाएगा। दूसरा आपके सामने आता है कि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, गंदगी है, इसको साफ कैसे करेंगे? तो इसको साफ करने का तरीका है कि हमने बायो रेमेडिएशन का इस्तेमाल किया, पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को डाल दिया अंदर। यह है इन सीटू वेल सिस्टम। तो इन सीटू का मतलब उसी स्थान पे हमने जमीन में छेद किया और सिस्टम में डाल दिया। जैसे ही तुमने यहाँ बैक्टीरिया वगैरह डाले, इन्होंने क्या किया? हानि रहित उत्पादकों में गंदगी को परिवर्तित करना स्टार्ट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड इस दूसरी पाइपलाइन से बाहर चली गई और हमारा ये पानी पूर्णतः शुद्ध हो गया। तो ये है उसी स्थान, देखो मिट्टी जहां थी वहीं, पानी जहां था वहीं किया। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे सामने जिसको हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन है वापस से वही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जहां प्रदूषक वहीं उपयोग। यह है इन सीटू। जहां प्रदूषक है उसे वहां से निकालो, कहीं और ले जाकर सफाई करो, एक्स सीटू है। यानी प्रदूषित पदार्थों को हटाकर अन्य स्थान पर उपचार किया जाता है। इसमें आते हैं बायोरिएक्टर और कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग और बायोरिएक्टर इसमें आते हैं, जिसमें आज के समय में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोरिएक्टर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में प्रदूषित पदार्थ को हटाते हैं, अन्य स्थान पर ले जाकर उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका कोई एरिया था जहां पे संक्रमण था, उसे हमने किसी कंटेनर में भरा और ले जाकर के उसमें ट्रीटमेंट किया। इसमें माइक्रोब इंजेक्शन पोर्ट, यानी कि हम स्यूडोमोनास, बैसिलस, इन सभी को इसके अंदर डाल देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से डाल देते हैं। तो था कहीं और, लेकर गए कहीं और वहीं पर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो चैम्बर है ना, इसी को आप कहते हैं बायोरिएक्टर। जिस चैम्बर के अंदर हमने प्रदूषक पदार्थ भरे, फिर उसी में हमने जैव उपचार के बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव डाले और उसी संस्थान का नाम, उसी स्थान का नाम रखा जाता है बायोरिएक्टर। यह प्रदूषित पदार्थ का संवर्धित सूक्ष्मजीव अपघटन करता है। तो सूक्ष्मजीव इसकी गंदगी को अपघटित कर देते हैं और क्लीन इफिशिएंट चीजें आपको इसके बाहर मिल जाती हैं। तो अंदर विघटन होता रहता है, फिल्टर होकर के गंदगी दूसरी साइड चली जाती है और उपयोगी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। इसका दूसरा कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग वो तरीका है जिसमें एरोबिक यानी कि वायुजीवी सूक्ष्मजीव अपघटन होता है। तो देखो यहाँ पर खूब सारे पॉल्यूटेंट वगैरह हैं, है ना, ये सब एजेंट हैं जो इसमें पड़े हुए हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, और हम इसमें बैक्टीरिया वगैरह डाल करके इसको विघटित कर देते हैं। इसमें हमने देखो फंगस का उपयोग भी किया हुआ है, एस्परजिलस का और पेनिसिलिन का। यही दोनों कवक हमने यहाँ डाले, तो कवक हमेशा इनके ऊपर उगेगा और कवक की खासियत होती है मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले मले पदार्थों के ऊपर उगेंगे और उसी को गला गला करके अपना भोजन बनाएंगे और खाते रहेंगे। धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। इसीलिए फंगस को हम सफाई कर्मी भी कहते हैं, ये फायदेमंद चीजें होती हैं। तो इनका काम है गंदगी को आपको विघटित कर देना और फाइनली साफ कर देना। तो धीरे धीरे ये पूरी तरीके साफ हो जाता है। ये है आपका एक्स-सीटू कंजर्वेशन। अब आते हैं ऑयल ज़ैपर पे। यूपीएससी इस पर सवाल पूछ चुका है, ऑल्दो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, आज भी उपयोग हो रहा है। हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने वाला बैक्टीरिया का उपयोग है, इसीलिए हम कहते हैं इसको माइक्रोबियल कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है समूह। एक ऐसा समूह है बैक्टीरिया का जो कि हाइड्रोकार्बन को अपघटित करता है। हाइड्रोकार्बन कहाँ होते हैं? तेल में, क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में, पेट्रोलियम में। अगर वो सब कभी फैल जाए, चाहे मिट्टी में चाहे समुद्रों में, हम सब जानते हैं जो तेल है वो समुद्रों के रास्ते से इधर उधर आता जाता है, और अगर कभी उसका कोई
रिसाव हो जाए और पानी के ऊपर फैल जाए तो ये जलाशय के अपने तंत्र को नुकसान न पहुंचाए, तो हम ऑयल जिपर का उपयोग करते हैं। TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है, यानी ऑयल जैपर के बैक्टीरिया को TERI के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। तेल से प्रदूषित मिट्टी और तेल के रिसाव की सफाई इसी के द्वारा करते हैं। समुद्रों में कई बार तेल का रिसाव हो जाता है, फैल जाता है, तो हम इसी से उसको साफ कर लेते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें अनेक बैक्टीरिया की प्रजातियां होती हैं, तभी तो हमने इसको कंसोर्टियम या समूह कहा है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का अपघटन करता है। तेल को हानि रहित उप उत्पादकों में बदल दिया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल एवं कम लागत वाली तकनीक है। भारतीय रेलवे, रिफाइनरी, बंदरगाहों में इसका उपयोग होता है। इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने सीधे तौर पर बैक्टीरिया की प्रजातियों का उपयोग किया है, ढूंढकर कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं किया। यह एक सूक्ष्म जीव समूह है जिसको रासायनिक डिस्पसेंट नहीं कहा जाता, यानी इसमें हमने रासायनिक कोई परिवर्तन वगैरह भी नहीं किए हैं, तो सूक्ष्म जीवों का समूह है। ऑयल जैपर की कहानी कुछ आपके सामने ऐसी है। विशेषताएं मल्टी स्पीसीज हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। कंसोर्टियम है, अनेक हैं जिनको लेकर के हम उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का अपघटन कर रहे हैं और हानि रहित उप उत्पादकों में परिवर्तित। तो इसको ब्रेक डाउन कर देना है, विघटित कर देना है और गुड प्रोडक्ट बना देने हैं जिनसे कोई हानि ना हो। पर्यावरण के लिए बड़ा फायदेमंद है। दूषित मिट्टी साफ मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। कम लागत की तकनीक है क्योंकि बैक्टीरिया उपयोग कर रहे हैं, और हरित औद्योगिक प्रक्रिया है, यानी ग्रीन पार्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इनमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बंदरगाहों में इसका बढ़िया उपयोग है अगर तेल वगैरह फैल जाए। रिफाइनरीज में इसका बढ़िया उपयोग है। रेलवे के आसपास कभी कभी तेल वगैरह फैल जाता है तो वहां पे इसका बढ़िया उपयोग है। ये सब कुछ इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में आते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI के द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, बायोफिल्टर। जैसा कि मैंने कहा कि आज के समय में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बनकर सामने आया है। बायोफिल्टर, फिल्टर शब्द हम सब समझते हैं गंदगी को साफ करने वाला। बायो है यानी इसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट का इस्तेमाल है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें सूक्ष्म जीव फिल्टर माध्यम पर विकसित होकर प्रदूषकों का अपघटन करते हैं। यानी कि एक तरफ गंदा पानी है या गंदा मटेरियल है, फिल्टर लगा है, फिल्टर में सूक्ष्म जीव विकसित होंगे। ये सूक्ष्म जीव वहीं पर गंदगी को साफ करेंगे और फिल्टर के दूसरी तरफ अच्छे उत्पाद हमें मिल जाएंगे। यानी सूक्ष्म जीव फिल्टर माध्यम में ही विकसित हो जाते हैं और अपघटन कर देते हैं। इसकी उपयोग से हम लोग वायु प्रदूषण में नियंत्रण कर सकते हैं और अपशिष्ट जल उपचार, जैसे आजकल आपने न्यूज में सुना होगा एल्गी प्लांट के बारे में, है ना। तो एक आर्टिफिशियल प्लांट बनाया गया है ना जो एल्गी से बना है, और उसका काम है बस लगा दिए गए हैं बीच बीच में, और शहरों में लगाने के बाद वो वायु प्रदूषण को सही कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं। बायोफिल्टर का ही प्रकार है। तो वायु प्रदूषण में नियंत्रण और अपशिष्ट जल के उपचार में नियंत्रण। जैसे क्या क्या हटाएगा, तो ये हटाएगा वोल्टैलिक यानी कि वोल्टिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटाना, अमोनिया को हटाना, हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाना और दुर्गंध युक्त गैसों को हटाना। इसमें हम लोग कंपोस्ट, पीट, सक्रिय कार्बन और मिट्टी, इन सभी माध्यमों का उपयोग करते हैं। देखते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। तो देखो, मान लो ये आपके सामने कोई एक जगह है और यहाँ पर हमने ये एरिया यानी इस तरफ क्या है, प्रदूषण है। हमने इस तरफ एक फिल्टर लगाया है, माध्यम फिल्टर बनाया है। तो ये फिल्टर माध्यम जो यहाँ पर बना हुआ है, तो इस तरफ गंदगी है, बीच में फिल्टर माध्यम है। फिल्टर बेड पर सूक्ष्म जीवों का विकास हमने यहाँ पर किया। देखो सूक्ष्म जीव खूब सारे हैं। ये क्या कर रहे हैं, गंदगी को अपघटित कर रहे हैं। अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, जैव अपघटन कहलाएगा। और धीरे धीरे हानि रहित उत्पादक में परिवर्तन, तो आगे की ओर जो मिलेगा वो आपको स्वच्छ धारा मिलेगी, यानी इसमें कोई गंदगी नहीं है। अगर पानी में उपयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही एक लेयर है जिसके इस तरफ प्रदूषित हवा है और हमने बीच में एक माध्यम बनाया, और ये माध्यम जिसको हम VOC कह रहे हैं यानी पोल्यूटेंट गैस कह रहे हैं, अमोनिया वगैरह है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और गंध वाली गैसें हैं, उन सबको ये छान देगा और आगे की ओर बिल्कुल फ्रेश धारा आपको दिखाई देगी। ऐसे ही
उपयोग और प्रयुक्त माध्यम की बात करें, वायु नियंत्रण कर लो, एयर कंट्रोल है, अपशिष्ट जल का उपचार कर लो, गंध का नियंत्रण कर लो, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। यानी इसमें हम लोग कंपोजिट का उपयोग, पीट जो कि कोयले का उपयोग, सक्रिय कार्बन का उपयोग जिसको हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं, मिट्टी का उपयोग, ये सब उपयोग करके हम बायोफिल्टर में जल और हवा दोनों को शुद्ध कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग अन्य तकनीकों पर, और इसमें आती है एक तकनीक जिसको कहा गया है बायो स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन शब्द का मतलब आप समझते ही हैं, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा तीव्रता को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, यानी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाना है। पिछले दोनों सिस्टम में आपने ये देखा कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण में काफी सुधार ला सकते हैं, लेकिन खुद सूक्ष्म जीव कैसे बढ़ेंगे, इसे बढ़ाने की तकनीक का नाम है बायोस्टिमुलेशन। कैसे बढ़ाओगे? पोषक तत्वों को बढ़ाकर, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को बढ़ा दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। अगर इन तीनों चीजों को आप जोड़ दोगे ना, तो अपने आप सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी कभी खेती की जाती है तो उसमें एक खाद डाली जाती है जिसको कहते हैं एनपीके। एनपीके क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है ना? मिट्टी में डाल दो, ऑक्सीजन बाहर से मिल रही है, बढ़िया ढंग से चीजों को बढ़ाएगा और उत्पादकता और फसल की वृद्धि हमारी अच्छी हो जाएगी। बायोस्टिमुलेशन के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे बायोस्टिमुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पदार्थ, यौगिक या सूक्ष्म जीव के उपयोग से मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि, संख्या यानी विविधता, कार्यकुशलता को बढ़ा दिया जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि, पोषण के मात्रा में अवशोषण अधिक होगा, तनाव और सहनशीलता, उपज में वृद्धि हो जाती है। कैसे कार्य करेगा? मृदा में उपयोग किए गए प्राकृतिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव, इनको हम लाभकारी सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि कर देते हैं बाहरी सहायता से, जो पौधे के स्वास्थ्य और उपज में वृद्धि दे देता है। क्या क्या उदाहरण है? समुद्री शैवाल का उपयोग करना, या फिर यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमिक या फुलरिक एसिड का इस्तेमाल करना, अमीनो एसिड का इस्तेमाल करना, जैविक अर्क यानी कंपोजिट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना, या लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना। इन सभी की मदद से ये फायदे हमें देखने को मिलेंगे। जड़ों का विकास तेजी से होता है, पोषक तत्व बेहतर माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जो पोषक तत्व की उपलब्धता में सुधार लाते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और तनाव और सहनशीलता में भी पौधे के लिए वृद्धि देखने को मिलती है। इससे बेहतर अंकुरण मिलता है, जड़ें मजबूत हो जाती हैं, पोषक तत्व का बेहतर उपयोग देखने को मिलता है, उपज गुणवत्ता में लाभ है, और रोगों के प्रति तनाव अधिक विकसित है। ये सभी इसके प्रमुख भागों में आते हैं बायोस्टिमुलेशन। सीधी सीधी लाइन में क्या कहा जाएगा कि मृदा के सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक गतिविधि को बढ़ाकर पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार लाना है। तो गुड कंपोनेंट बढ़ाना है, पौधे अपने आप अच्छा ग्रो करेंगे। इसके बाद आता है बायो ऑग्यूमेंटेशन। देखो, ऑग्यूमेंटेशन शब्द को आप सब लोग समझते हो। ऑग्यूमेंटेशन शब्द का मतलब होता है बेहतर बनाना, और बायो मतलब अगेन जैविक माध्यम की मदद से। तो हमें क्या करना है? बेहतर बनाना है। देखो, प्रदूषित स्थान पर विशेष सूक्ष्म जीवों की नई प्रजातियां डाली जाती हैं। तो जहां प्रदूषण है वहां सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां डाल दी जाती हैं। इस प्रक्रिया से अपेक्षाकृत धीमा जरूर रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलता अच्छा है। क्या क्या फायदा है? तो फायदे की बात करें तो हमारे लिए कई सारे फायदे हैं कि हम प्रदूषण को समाप्त करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इसका प्रभाव कम भी देखने को मिलता है। जैसे कि भारी धातुएं, इनका विनाश नहीं होता है, केवल स्थिरीकरण होता है। विनाश होने का मतलब ये कि जो भारी धातुएं हैं वो विघटित नहीं हो पाती, केवल एक तरफ इकट्ठा कर दी जाती हैं। अत्यधिक विषैले क्षेत्र में भी ये प्रभाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के कार्य करने की अपनी कुछ सीमा और लिमिट भी होती है, तो उसी लिमिट पे ही ये काम करते हैं। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऑक्सीजन का मान कितना है, पीएच का मान कितना है, तापमान कितना है, और ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी ज्यादा है। इन सभी माध्यम पर, क्योंकि आपने देखा पीएच मान बढ़िया रखो, ऑक्सीजन बढ़िया रखो, तापमान बढ़िया रखो, सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ेंगे, और जितने बढ़ेंगे उतना तेज फायदा देंगे। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड भी करता है। ये आपका बायो ऑग्यूमेंटेशन है। तो देखो क्या है, आप अगर गौर से देखें तो ये सीवर लाइन, फैक्ट्री,
और ये पानी खूब सारा गंदगी है। तेल, रसायन, कीटनाशक, भारी धातु आदि से प्रदूषित मृदा और जल है। यहाँ पर हम चयनित किए गए सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कर रहे हैं, यानी उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्रभावी सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, फफूंद इत्यादि को बढ़ाकर तैयार कर रहे हैं और उसी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। तो इनको डाल दिया प्रदूषित जल में। इन्होंने सारे प्रदूषकों का धीरे धीरे अपघटन कर दिया, जो कि जैविक अपघटन है, और जल वगैरह स्वच्छ हो जाता है। ये बायो एग्यूमेंटेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, बायो एग्यूमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषित मृदा, जल या अपशिष्ट को बाहरी रूप से, विशेष रूप से चयनित और प्रभावी सूक्ष्म जीव की मदद से जोड़ दिया जाता है और उसी की मदद से हम इनका जैविक अपघटन कर देते हैं। यहां पर हम बायो एजेंट यानी कि कुछ सूक्ष्म जीवों को लेंगे, उनको पर्याप्त माध्यम देकर बढ़ोतरी करेंगे, फिर उसका गंदगी वाली जगह पर छिड़काव करेंगे, कुछ समय इंतजार करेंगे और धीरे धीरे वो अपघटन करके पर्यावरण को स्वस्थ बनाएगा। आप इसके माध्यम से तेल के प्रदूषण के उपचार को सही कर सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसको सही कर सकते हैं, मिट्टी में विभिन्न रसायन और कीटनाशक या पेट्रोलियम है तो उसको सही कर सकते हैं, जो कूड़ा कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है जिसको आप ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, कूड़े के पहाड़ वगैरह जो होते हैं उनमें इसका उपयोग करेंगे और सही करेंगे, और जलाशय जैसे नाले, झील और समुद्री क्षेत्रों की सफाई भी की जा सकती है। तो ये इसके अनेक फायदे हैं। तो यहां से हमें बहुत सारे फायदे मिले। प्रदूषक तेजी से खत्म हो गए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और ये प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई रसायन नहीं है, कम लागत वाला है क्योंकि सूक्ष्म जीव का उपयोग है, मृदा और जल के लिए गुणवत्ता में सुधार कर रहा है, पृथ्वी के लिए कई सारे स्थायी समाधान और दीर्घकालिक समाधान लेकर आ रहा है, और मानव, पशु और पौधों के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो ये बायो ऑगुमेंटेशन की सबसे बड़ी खासियत में से एक है। क्लियर? पर्यावरण के उद्देश्य से हम अगर इसके महत्वों की बात करें तो रासायनिक उपचार पर निर्भर कम करता है। हम केमिकल का यूज घटा रहे हैं, बायोटेक्निक बढ़ा रहे हैं, तो लंबे समय तक पृथ्वी के लिए सुरक्षित माध्यम उत्पन्न हो रहा है। भौतिक निष्कासन की आवश्यकता को घटाता है, यानी कोई नाली और नालों को सफाई का तरीका है कि कूड़े को भौतिक तरीकों से इकट्ठा करो, इन सब को घटाएगा। केवल इसका छिड़काव करो, वहीं पर सब डिकम्पोज हो जाएगा और चीजें साफ हो जाएंगी। इसके बाद सतत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देता है, लंबे समय तक इसका उपयोग करेंगे और कंटिन्यू करेंगे सतत रूप से। हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुख्य रूप से तेल की सफाई, तेल के रिसाव की सफाई या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को साफ करने में यह महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये आज के इस सेशन में बायोटेक्नोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके एप्लीकेशन थे। हमने हर पहलू, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझने का प्रयास किया है, और इसी वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इन सीटू कंजर्वेशन से संबंधित है और आप इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसकी जानकारी आपके नॉलेज अपग्रेडेशन में आपको हेल्प करी है या नहीं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में प्रज्ञान सीरीज में और बात करेंगे कुछ नए जरूरी पहलुओं के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।